हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सन, मून एंड द स्टार्स। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम? सन, मून और स्टार्स के बारे में। ओके, क्विक व्यू, द सन, द मून, द स्टार्स, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज। टेस्ट योरसेल्फ, सबसे पहले आपको यहाँ पर टेस्ट दिया है एक, कैन यू सी द सन विद नेक्ड आइज। ठीक है, क्या आप नेक्ड आइज से सन को देख सकते हैं? ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, ये टेस्ट है आप लोगों के लिए। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वी सी द सन, द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, स्काई में हम क्या क्या देखते हैं? सन को देखते हैं, मून को देखते हैं, ठीक है, और स्टार्स को देखते हैं। सारी चीजें देखते हैं हम आसमान में। सबसे पहले हम सन के बारे में रीड करेंगे। ओके, द सन इज द स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू अवर अर्थ। ठीक है, सन एक स्टार है, एक तारा है जो हमारी अर्थ के सबसे ज्यादा करीब है, सबसे ज्यादा पास है। सो इट लुक्स बिग, इसलिए ये बहुत बड़ा दिखता है हमें। ठीक है, द सन इज बिग बॉल ऑफ फायर, सन आग का एक बहुत बड़ा गोला है। इट इज वेरी हॉट, ये बहुत गर्म होता है। ठीक है, इट इज द सन दैट मेक्स द डेज ब्राइट एंड वार्म। ठीक है, ये सन ही होता है जिसकी वजह से हमारे दिन ब्राइट होते हैं। ठीक है, एकदम उजाला उजाला होता है, सब जगह अंधेरा नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही साथ वार्म भी देता है ये हमें। ठीक है, गर्माहट भी देता है। इट गिव अस हीट एंड लाइट, ये हमें हीट, ऊर्जा, और लाइट, प्रकाश दोनों देता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड सनलाइट फॉर लिविंग। ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को जीवित रहने के लिए सनलाइट की नीड होती है। ठीक है, द सन इज राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सन राइज होता है ईस्ट से और वेस्ट में जाके वो हाइड हो जाता है, छिप जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको सन की इमेज शो की गई है। दिस इज अवर सन। ठीक है, नेक्स्ट मून, द मून, मून की इमेज भी आपको यहाँ पर शो की गई है बच्चों। ओके, एट नाइट वी सी मून एंड स्टार्स इन द स्काई। रात में हम आसमान में क्या क्या देखते हैं? हमें क्या दिखाई देता है? मून एंड स्टार्स। ओके, द मून इज राउंड लाइक अ बॉल। मून कैसा होता है? राउंड है, बॉल की तरह। इट इज राउंड ऑन फुल मून लाइट्स, और फुल मून नाइट पर ये राउंड हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, फुल मून नाइट पर बिल्कुल राउंड हो जाता है। बट द मून डज नॉट ऑलवेज लुक द सेम, लेकिन मून हमेशा सेम नहीं दिखता है। इट चेंज शेप एवरी नाइट, ये हर रात अपना शेप चेंज करता रहता है। ऑन अमावस्या वी हैव नो मून इन द स्काई, और अमावस्या पर हमें आसमान में चांद नहीं दिखाई देता है। ठीक है, विदाउट मून नाइट इज डार्क, और बिना मून के नाइट कैसी हो जाती है? डार्क हो जाती है। फेसेस ऑफ मून, मून के फेसेस शो किए गए हैं यहाँ पर हमें। पूरा राउंड होता है, फिर और कम, बहुत कम, और फिर लास्ट में हाइड भी हो जाता है। ठीक है, द मून डज नॉट हैव लाइट, मून की खुद की कोई लाइट नहीं है, खुद का कोई प्रकाश नहीं है सन की तरह। ठीक है, इट्स लाइट कम्स फ्रॉम द सन, इसकी लाइट कहाँ से आती है? सन से आती है। ठीक है, इट इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सन, ये सन की ऑपोजिट साइड है। ठीक है, विपरीत साइड है। ड्यूरिंग डे इट हैज नो लाइट, दिन के टाइम में इसमें लाइट बिल्कुल नहीं होती है। ड्यूरिंग नाइट इट लुक्स ब्राइट, और रात के समय में ये चमकता है, चमकीला होता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और मून जो है अर्थ के राउंड राउंड घूमता है। जैसे देखो आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी शो की गई है, इस तरीके से मून घूमता है हमारी अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द मून इज द क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। क्या आपको पता है कि मून जो है हमारी अर्थ के सबसे ज्यादा पास एक ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ। अब आपको यहाँ पर खुद को टेस्ट करना है। क्या दिया है यहाँ पर आपको? फर्स्ट इज ऑल लिविंग डैश नॉन लिविंग, यानी कि इन दोनों में से कोई एक चूज करना है आपको, लिविंग या फिर नॉन लिविंग। थिंग्स नीड सनलाइट फॉर लिविंग, जीवित रहने के लिए किसको सनलाइट की नीड होती है? लिविंग थिंग्स को, यानी कि जो जीवित है। नॉन लिविंग थिंग्स को, यानी कि जो जीवित नहीं है, निर्जीव होती हैं। ठीक है, इसमें से आपको सही वाले ऑप्शन पे टिक करना है। नेक्स्ट इज वी कैन सी द सन डैश मून इन द नाइट, हम नाइट में किसको देखते हैं स्काई में? सन को या फिर मून को? ओके, आपको बताना है, इसको टिक करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टार्स। एट नाइट वी सी स्टार्स इन द स्काई, रात में हम स्टार्स देखते हैं स्काई में, राइट। द स्टार्स ट्विंकल इन द क्लियर स्काई। ठीक है, और बिल्कुल साफ आसमान में ट्विंकल करते हैं स्टार, टिमटिमाते हैं। द स्टार्स आर डिफर इन कलर, स्टार्स जो हैं कलर में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, सम स्टार्स आर ब्लू, वाइट, रेड एंड येलो, कुछ स्टार नीले हैं, सफेद हैं, लाल हैं और पीले हैं। ठीक है,
द स्टार्स डिफर इन ब्राइटनेस, ठीक है, और इनकी ब्राइटनेस में भी अलग अलग होते हैं. देर आर इन्यूमरेबल स्टार्स, ठीक है, अनगिनत स्टार्स हैं, उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट काउंट दैम, ठीक है, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं. नो द कीवर्ड्स. नेक्स्ट कीवर्ड्स को जानते हैं. सन क्या है? अ बिग हॉट बॉल ऑफ फायर, एक बड़ा आग का गोला है. मून लुक्स लाइक अ बिग वाइट बॉल विच कैन बी सीन इन द नाइट स्काई, ठीक है. मून क्या है? एक वाइट बॉल की तरह होता है जिसको हम रात में देख सकते हैं आसमान में. स्टार्स द ब्राइट हेवनली बॉडीज दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई, ठीक है, ब्राइट चमकती हुई हेवनली बॉडीज होती हैं जिनको हम स्काई में नाइट में देख सकते हैं. हीट एंड लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म होती है ये. पॉइंट्स टू रिमेंबर. वी सी द सन ओनली इन द डे टाइम, हम दिन के समय में ही सन को देख सकते हैं. द मून शाइन्स एट नाइट, चंद्रमा रात में शाइन करता है. द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट, मून जो है अपना शेप हर रात चेंज करता है. ओके. स्टार्स आर वेरी बिग एंड ब्राइट, स्टार्स काफी बड़े होते हैं और चमकीले होते हैं. द सन इज आ स्टार, और सन भी एक स्टार है, एक तारा है. ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास. बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट, shadows and reflections. Okay, so today we will discuss light, shadow and reflections. Let's learn about, okay, क्या क्या टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक इज लाइट, ऑब्वियसली, ठीक है. सेकेंड टॉपिक इज ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. थर्ड टॉपिक इज opaque, ट्रांसपेरेंट एंड translucent objects. Fourth topic is shadows. Next topic is pinhole cameras and last one is reflection of light. Okay, so basically आज हम ये सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. Okay, let's start. First topic is light. Okay, without light is difficult to imagine. ठीक है, बिना लाइट के कुछ भी इमेजिन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. एज यू नो, राइट, वी कैन नॉट सी एनीथिंग इफ देयर इज नो लाइट. हम कुछ भी नहीं देख सकते. इफ हमारे पास लाइट ही नहीं है तो हम कुछ भी कैसे देख पाएंगे? सब जगह डार्क होगा, राइट. वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ओनली व्हेन देयर इज लाइट. हम अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स को तभी देख सकते हैं जब वहाँ पर लाइट हो, राइट. विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग. बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं. ट्रू. We need light in our daily life to perform most of our activities like reading, playing, cooking, eating, jumping, driving, studying, etc. ओके, हमें लाइट की नीड होती है अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे वर्क को करने के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए. लाइक हमें रीडिंग करनी है तो भी हमें लाइट की नीड होगी, प्ले करना है तब भी हमें लाइट की नीड होगी, कुछ कुक करना है, ईट करना है, जंपिंग, ड्राइविंग, स्टडिंग, सभी में हमें लाइट की नीड होती है, राइट. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट. ठीक है, लाइट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो कि हमें देखने की क्षमता देती है, ठीक है, सो दैट हम देख सकें, इसलिए तो लाइट होती है. लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल. लाइट जो है वो खुद में विजिबल नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. ओके, ऑब्जेक्ट दैट गिव अस लाइट ऑफ देयर ऑन आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हमें खुद से लाइट देते हैं उनको हम कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल सन, ट्यूबलाइट, बल्ब एंड टॉर्च. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको बताया सन, ट्यूबलाइट, बल्ब एंड टॉर्च, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हमें खुद से लाइट देते हैं. ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ऑन आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि खुद से हमें लाइट प्रोवाइड नहीं करते हैं उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, पैन, अर्थ, etc. ये हमें लाइट नहीं देते हैं, राइट. We are able to see these objects when light form a luminous body
falls on them and then travel towards our eyes. ठीक है, हम इनको तब देख पाते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को जब लाइट जो है इन ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है, तब हम इन्हें अपनी आइज की हेल्प से देख सकते हैं. मोस्ट ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स आर नॉन ल्यूमिनस. अधिकतर जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, यानी कि वो हमें लाइट प्रोवाइड नहीं करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज opaque, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. Based on the way materials transmit light, they can be divided into transparent, opaque and translucent objects. Okay, so यहाँ पर आपको बताया है based on materials transmitted light, यानी कि materials पर भी डिपेंड करता है ना कि वो हमें लाइट ट्रांसफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना. तो we can divide into transparent, opaque and translucent. हम उनको 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. Okay, those objects which do not allow light to pass through them are called opaque object. ऐसे objects जो कि लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं उनको हम opaque कहते हैं. ठीक है, some examples are wood, door, brick etc. ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए. ऑब्जेक्ट्स दैट अलो लाइट कंप्लीटली टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि कंप्लीटली लाइट को पास हो जाने देते हैं अपने अंदर से, उनको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं. वी आर एबल टू सी थ्रू देम लाइक अ ग्लास, पेन, वाटर एंड एयर. हम एबल होते हैं उनके थ्रू देखने के, इजीली देख पाते हैं. जैसे ग्लास हुआ, ग्लास पेन हो गया, वाटर एंड एयर. ठीक है, some objects through which we can see but not very clearly are called translucent objects. अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम देख तो सकते हैं बट बहुत क्लियरली नहीं देख सकते हैं, उनको हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. These objects allow light partially to pass through them. ये ऑब्जेक्ट लाइट को बहुत कम अलाउ कर देते हैं उनके थ्रू पास हो जाना. ओके, एग्जाम्पल्स आर टिश्यूज पेपर, बटर पेपर, सेलोफेन पेपर एंड प्लास्टिक. ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. ओके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको शो किए हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. व्हेन यू शाइन अ टॉर्च इन डार्क, लाइट अपीयर्स टू गो स्ट्रेट आउटवर्ड्स. ठीक है, जब आप शाइन करते हैं किसी भी टॉर्च को, ठीक है, अंधेरे में जलाते हैं, तब आप देखते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है. द लाइट फ्रॉम द सिनेमा प्रोजेक्टर ऑल्सो अपेयर्स टू टेक अ स्ट्रेट पाथ टू द स्क्रीन. अब जब आप सिनेमा प्रोजेक्टर्स में देखते हैं, लाइट जो है वो बिल्कुल सीधा स्क्रीन पे जाती है. ठीक है, These observations show that the light travels in a straight line. ये observation क्या शो करती हैं कि जो हमारी लाइट है वो straight line में चल रही है. Okay, you will find that the flame can only be seen when the hole are exactly in the straight line. आप find कर पाएंगे जब आप देखेंगे जो flame है, ठीक है, जो hole है और वहाँ से जो flame आ रही है वो बिल्कुल straight line में straight है. ठीक है, if you disturb one of the cardboard, you will no longer be able to see the candle flame. ठीक है, यदि आप डिस्टर्ब कर देंगे कार्डबोर्ड को तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक कैंडल फ्लेम को नहीं देख पाएंगे. ओके, the property of light can travel in a straight line in rectilinear propagation of light. ओके, यहाँ पर आपको बताया है जो प्रॉपर्टी होती है हमारी लाइट की, जो ट्रेवल करते हैं ये स्ट्रेट लाइन में, इसको हम कहते हैं rectilinear propagation of light. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज शेडोज. An area of darkness formed by an opaque object obstructing light is called a shadow. Okay, यहाँ पर आपको बताया है कोई भी एरिया जब डार्कनेस उस पर बनती है, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट पर जब कोई लाइट पड़ रही है, देन वहाँ से जो हमें डार्कनेस मिल रही है उसको हम शेडो कहते हैं. When walking in the light, you must have seen shadows of plants, ट्रीज, हाउसेस एंड इवन ऑफ योर ओन सेल्फ. ठीक है, जब हम वॉक कर रहे होते हैं लाइट में, आपने देखा होगा कि प्लांट्स की शेडो, हाउसेस की शेडो, इवन आपकी खुद की शेडो भी आपने देखी होगी. राइट, यू मस्ट हैव वंडर्ड व्हाट इज अ शेडो एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड. आपको ज़रूर आप वंडर्ड होने चाहिए ना इसको लेके कि ये बनती कैसे हैं, कैसे फॉर्म होती हैं ये. When light falls on an opaque object, the rays of light cannot pass through the object and the air behind the object appears dark as this area does not receive any light from the source. Okay, जब कोई भी लाइट हमारे opaque ऑब्जेक्ट पर पड़ती है,
ठीक है। सो जो रेस होती है लाइट की वो उसमें से पास नहीं हो पाती हैं। ओके, सो उसके जो बिहाइंड होता है ऑब्जेक्ट हमारा वो डार्क दिखाई देता है, ठीक है। और इसी ये जो एरिया हमें डार्क मिलता है लाइट की वजह से, इसी को हम क्या कहते हैं, हमारी यही हमारी शेडो होती है। दिस एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट वेयर द लाइट इज नॉट एबल टू रीच इज नोन एज शेडो। वही एरिया जहाँ पे जो एरिया हमें डार्कनेस से दिखाई देता है, ठीक है, हमारी ऑब्जेक्ट के पीछे दिखाई देता है डार्क, ठीक है, उसको हम शेडो के नाम से जानते हैं। ओके, एक्टिविटी फर्स्ट देख लेते हैं। टेक अ फ्यू ओपेकी ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट, ठीक है, सनलाइट में आपको कुछ ओपेकी ऑब्जेक्ट लेने हैं। होल्ड दैम वन बाय वन स्लाइटली अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर आपको धीरे धीरे उनको रखना है। यू विल सी डार्क पैच फॉर्म्ड बाय ईच ऑन द ग्राउंड, आप देखेंगे कि उन सभी के डार्क पैच बन गए हैं ग्राउंड पर। दीज आर द शेडोज, ये हमारी शेडो हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय सिंपली लुकिंग एट दिस शेडो, क्या आप बस शेडो को देखकर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल एंड समटाइम्स इट मे बी नॉट पॉसिबल, कुछ टाइम ये पॉसिबल हो सकता है और कुछ टाइम इसको हम पॉसिबल नहीं कर सकते, यानी कि हमको समझ ही नहीं आता कि वो किस चीज़ की शेडो है। एक्टिविटी 2, स्टैंड in the open field in the night where there is no light longer with your friends, आपको एक ओपन फील्ड में नाइट में खड़ा होना है जहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक लाइट ना हो। See that there is no tree or building behind your friend, ठीक है, आपको देखना है कि आपकी फ्रेंड के पीछे कोई बिल्डिंग या फिर कोई ट्री नहीं हो, ठीक है। शाइन अ टॉर्च ऑन योर फ्रेंड्स फेस, अब आपको अपने फ्रेंड के फेस पर एक टॉर्च को शाइन करना है। डू यू सी अ शेडो ऑफ योर फ्रेंड, क्या आपने अपनी फ्रेंड की शेडो को देखा, क्या आप देख सकते हैं? नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड, अब आप किसी दूसरे फ्रेंड से एक कार्डबोर्ड या फिर कार्डबोर्ड की शीट या फिर पेपर उनके पीछे पकड़ने के लिए उनसे कह सकते हैं व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? यू विल सी योर फ्रेंड्स शेडो, आप देखेंगे अपने फ्रेंड की शेडो। दिस शोज दैट यू नीड अ स्क्रीन टू फॉर्म अ शेडो, ठीक है, इससे क्या शो होता है कि आपको शेडो फॉर्म होने के लिए एक स्क्रीन की नीड होती है, ठीक है। एक्टिविटी 3, प्लेस अ बुक नियर अ वाइट पेपर, एक वाइट पेपर के पास एक बुक को प्लेस करना है। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट ऑन द बुक फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से आपको टॉर्च या फिर लाइट जलानी है। ऑब्जर्व द शेडो ऑन द वॉल, अब वॉल पर आप एक शेडो देखेंगे। नाउ मूव द टॉर्च क्लोजर टू द बुक, अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप टॉर्च को बुक के पास लाएंगे, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, अब आपको ऑब्जर्व करना है क्या होगा जब आप टॉर्च को धीरे 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 क्लोज लाएंगे तो क्या होगा, और यहाँ पर नोट इट डाउन करना है आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को। ओके, the size of the shadow varies depending on the size of the source of light and the distance between the object and the source of the light. Okay, अब ये जो shadow का हमारा size है ये depend करता है कि जो light है वो किस जगह से आ रही है और कितने close या फिर कितने distance से आ रही है। Okay, the shadow will get smaller as the distance between the object and the source of the light increasing. हमारी shadow जो है वो छोटी होगी या बड़ी होगी, ठीक है, as the distance between the object the source of the light increase, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है shadow get smaller, हमारी shadow छोटी 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 होती चली जाएगी जब हमारा जो distance है object का और light का source है वो increase होगा, जब वो increase होगा तो shadow छोटी होती जाती है। No shadow is seen at a stage, और इस स्टेज पर कोई भी shadow हमारी नहीं दिखती। When the distance between the screen and the object become too big, जब हमारा shadow जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारी लाइट है स्क्रीन है उसका जो डिस्टेंस है ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। Our shadow changes in length and direction during the day as the sun changes its position in the sky, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है जो shadow है वो हमारी, ठीक है, वो अपनी लेंथ चेंज करती रहती है पूरे दिन में, जैसे जैसे सन अपनी पोजीशन चेंज करता है वैसे वैसे हमारी शेडो की लेंथ भी चेंज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट, you can try looking at distance object like a tree or a building through your pinhole camera. Okay, अब यहाँ पर आपको बताया है आप ट्राई कर सकते हैं एक डिस्टेंस से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, कोई ट्री भी हो सकती है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, पिन होल कैमरे की हेल्प से। It must however be made certain that the object you wish to see near is bright sunlight, ठीक है। अब जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हैं वो हमारी सनलाइट में होना चाहिए, ब्राइट में।
You will have to slide the inner box backward or forward till you get a picture on the tracing paper. अब आपको क्या दिखेगा, यू विल हैव टू स्लाइड द थिनर बॉक्स. अब आपको थिनर जो बॉक्स होगा उसको आपको क्या करना है, स्लाइड करना है बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आगे पीछे की तरफ, टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर. तब तक आपको ट्रेसिंग पेपर पर पिक्चर ना मिले तब तक. ओके, रिमेंबर टू कवर योर हेड एंड द कैमरा विद अ ब्लैक पीस ऑफ क्लॉथ. आपको अपने हेड और अपने कैमरे को याद रखना है कि ब्लैक पीस ऑफ क्लॉथ से कवर करना है. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी दी है यहाँ पर आपको पिन होल कैमरा. पिन होल कैमरे की एक्टिविटी यहाँ पर आपको बताई है. टेक 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस, शू बॉक्सेस, सो दैट वन कैन स्लाइड इनसाइड अनदर विद नो गैप बिटवीन दैम. ओके, आपको 2 कार्डबोर्ड बॉक्स लेने हैं, आप शू बॉक्स भी ले सकते हैं ताकि, और उनमें से आपको 2 इसलिए लेने हैं ताकि आप एक को स्लाइड करें और दूसरे में कोई भी गैप ना आए. ओके, कट 1 साइड ऑफ ईच बॉक्स. एक साइड से आपको बॉक्स को कट करना है. मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द बिगर बॉक्स ऑपोजिट द कट साइड फिगर ए. अब उसमें आपको एक छोटा सा हॉल क्रिएट करना है, ठीक है, बिगर बॉक्स के ऑपोजिट में. In the second box, cut a square box 5 into 6 centimeter and cover this with a tracing paper. Figure B. Figure B में आपको क्या करना है, आपको बताया है एक सेकेंड बॉक्स में स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर शेप में कट करना है. उसकी लेंथ आपको 5 into 6 बताई है, ठीक है, और उसको ट्रेसिंग पेपर से कवर कर देना है. Now slide the smaller box in the larger box so that the slide with the ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड फिगर सी. अब आपको करना है, स्लाइड करना है स्मॉलर बॉक्स को लार्ज बॉक्स के इनसाइड और ट्रेसिंग पेपर को भी, ठीक है, फिगर सी में बताया है आपको. द पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज. पिन होल कैमरा रेडी है यूज करने के लिए. प्लेस अ सोर्स ऑफ लाइट लाइक अ टॉर्च और अ कैंडल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक एट द स्क्रीन. अब कैमरा के सामने आपको कोई भी टॉर्च या फिर कैंडल रखनी है, ठीक है, देन स्क्रीन वॉच करनी है. यू विल सी द इमेज ऑफ कैंडल ऑन द स्क्रीन. आप देखेंगे कि कैंडल की इमेज बनी होगी स्क्रीन पर. हाउएवर द इमेज विल बी इन्वर्टेड. हालांकि हमारी जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी. ओके, डू यू नो दैट अ पिन होल कैमरा एक्सिस्ट इन आवर नेचर ऑल्सो. क्या आप जानते हैं कि हमारे नेचर में भी एक पिन होल कैमरा प्रेजेंट होता है, एक्सिस्ट होता है. हैव यू सीन सर्कुलर इमेज ऑफ सनलाइट व्हेन पासिंग अंडर a tree covered with a large number of leaves. ठीक है, क्या आपने कभी देखा है कि एक सर्कुलर इमेज बनती है, ठीक है, सनलाइट की, जब हम किसी भी ट्री के नीचे से निकलते हैं और जिस पर बहुत सारी लीव्स हो. ओके, दीज इमेज आर एक्चुअली द पिन होल कैम इमेज ऑफ सन. ये जो इमेज होती हैं हमारी एक्चुअली पिन होल इमेज होती हैं. द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज अ पिन होल. जो गैप्स होता है लीव्स के बीच में, वो पिन होल का वर्क करती हैं. A pinhole camera is an opaque rectangular box with a tiny pinhole in the center of one of its faces. ठीक है, अब pinhole कैमरा कैसा होता है, opaque होता है, rectangular box होता है, tiny hole बना होता है उसमें और बीच में बिल्कुल सेंटर में होता है वो. ओके, it is based on the principle of rectilinear propagation of light. ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पर बेस होता है, rectilinear propagation. You must have seen while watching a movie in the theater that light of a projector travels in straight lines on the screen. आपने ज़रूर देखा होगा जब मूवी वॉच करते हैं तो जो प्रोजेक्टर है उसकी लाइट जो है थिएटर की बिल्कुल स्क्रीन पर होती है, स्ट्रेट. ओके, thus when opaque object obstruct light shadow are formed. जब कोई भी opaque object obstruct कर लेता है लाइट को, shadow हमारी बन जाती है. Reflection of light. Okay, when light's rays fall on an object, they are bounced back. Okay, जब हमारी जब हमारी लाइट की रेस बाउंस होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ फिर से आ जाती हैं, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब ये जो बाउंसिंग होती है यानी एक जगह से टकरा के दूसरी जगह वापस आ जाना, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. The amount of light reflected from an object depends on the surface of the object, whether it is smooth or rough. अब जो अमाउंट है लाइट का वो रिफ्लेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट की, कैसे डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ है या फिर रफ है, उस पर डिपेंड करता है.
ओपेक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. वी कैन सी themselves इन द मिरर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हम अपने आप को मिरर में देख पाते हैं किस वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से. वी कैन ऑल्सो seen reflection of objects in water like plants, trees, buildings, etc. हम वाटर के रिफ्लेक्शन की वजह से भी बहुत सारे चीज़ों को देख पाते हैं, जैसे प्लांट्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स. ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, रिफ्लेक्शन की वजह से ही जो हमारी इमेजेस हैं वो फॉर्म होती हैं, बनती हैं. ओके, एक्टिविटी 5, ask one of your friend to stand in a corner of a dark room holding a mirror in one hand. आपको अपने एक वन फ्रेंड से बोलना है कि वो एक डार्क रूम के कॉर्नर में खड़े हो जाएं, ठीक है, और एक हाथ में मिरर को पकड़े. यू स्टैंड एन ऑपोजिट साइड ऑफ द रूम विद अ टॉर्च, और दूसरी साइड ऑपोजिट में आपको एक टॉर्च को होल्ड करके खड़े होना है. स्विच ऑन द टॉर्च एंड एडजस्ट इट्स बीम सो दैट इट फॉल्स ऑन द मिरर विच योर फ्रेंड इज होल्डिंग. अब क्या करना है, लाइट जो टॉर्च है आपके पास उसको ऑन करना है, ठीक है, और उस टॉर्च की जो लाइट है आपको डायरेक्ट मिरर पे होनी चाहिए, मिरर पे जानी चाहिए. ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया. यू विल सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड, आप देखेंगे कि दूसरी साइड एक लाइट का पैच बन रहा होगा. नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द path of light falls on another friend stand in the room as shown in the figure. देखो अब यहाँ पर फिगर में शो किया है, एक और फ्रेंड खड़े हुए हैं उनकी, ठीक है, तो एडजस्ट करनी है अब आपको उसके अकॉर्डिंग कि वो जो लाइट की रेस है रिफ्लेक्स होकर आपके फ्रेंड पर जाए. What do you conclude from this? अब इस सब से आप क्या कंक्लूड निकालते हैं. This shows that a mirror change the direction of lights that falls on it. इससे शो होता है जो मिरर की डायरेक्शन हमने चेंज की, जब उस पर फॉल्स हुई लाइट, तो उसका जो उनके जो नेक्स्ट फ्रेंड पर टॉर्च पड़ रही है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई. A mirror reflects the lights traveling in the straight line to a different direction. जो मिरर हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को वो स्ट्रेट लाइन में ही कर रहा है बट डिफरेंट डायरेक्शन में कर रहा है. अब ओके, दिस इज योर एक्टिविटी 6. टेक अ बिग थर्मोकॉल शीट, आपको एक बड़ी सी थर्मोकॉल शीट लेनी है. फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड एंड अ मिरर ऑन द अपोजिट साइड, एक साइड आपको कॉम्ब को फिक्स करना है, दूसरी साइड मिरर. प्लेस अ शीट ऑफ ब्लैक पेपर बिटवीन द कॉम्ब एंड द मिरर. अब मिरर एंड कॉम्ब के बीच में आपको एक ब्लैक शीट को प्लेस करना है. नाउ डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम्ब एज शोन इन द फिगर, जैसे आपको फिगर में शो किया गया है, ठीक है. अब इस पर डायरेक्टली आपको लाइट प्लेस करनी है, ठीक है, कॉम्ब की तरफ से. यू विल ऑब्जर्व अ पैटर्न, आप देखेंगे कि एक पैटर्न बना हुआ है. दिस शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स रिफ्लेक्ट बाय द मिरर. इससे क्या शो होता है कि लाइट जो है हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और ये रिफ्लेक्ट करती है मिरर के थ्रू, ठीक है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास. बच्चों आज हम फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजरमेंट एंड मोशन. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस मेजरमेंट एंड मोशन. लेट्स लर्न अबाउट. ओके, इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, आवर फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. सेकेंड इज मेजरमेंट. थर्ड टॉपिक इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ओके, मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है. फोर्थ वन इज करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ का करेक्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं, क्या है. नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. ठीक है, जो कर्व लाइन है उनका कैसे मेजरमेंट होता है वो भी जानेंगे. मोशन एंड रेस्ट को रीड करेंगे हम. एंड लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन. ओके, सो बेसिकली आज हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, मेजर एंड मोशन में. ओके, लेट्स स्टार्ट.
फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री को रीड कर लेते हैं कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट आया हमारी लाइफ में. ओके, इन एंशियंट पीरियड पीपल हैड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय फुट. ठीक है, एंशियंट पीरियड में यानी कि जो पहले का टाइम था, प्राचीन जो समय था, उसमें लोग जब ट्रैवल करते थे वो बाय फुट करते थे. एक जगह से दूसरी जगह वो ऐसे ही पैदल चल के जाते थे. ओके, देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट था ही नहीं, कुछ भी नहीं था. ठीक है, later on people started using animals both for traveling as well as carrying goods on their back. ठीक है, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद लोगों ने एनिमल का यूज करना शुरू किया ट्रैवलिंग के लिए भी, और अपने जो गुड्स थे, जो भी लोड था, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. ठीक है, it used to take a long time for people to reach to their destination. ठीक है, और बहुत लंबा समय लगता था लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. ओके, बोट्स वर यूज टू ट्रेवल अक्रॉस रिवर्स. ठीक है, अब उस टाइम पे बोट्स का भी यूज किया जाता था रिवर्स में, एक रिवर को दूसरी रिवर को अक्रॉस करने के लिए, पार जाने के लिए नदी के. ठीक है, द आइडिया मस्ट हैव स्ट्रक द पीपल व्हेन दे saw logs of wood floating in water. ठीक है, अब ये आइडिया कैसे आया होगा लोगों के माइंड में कि हम एक बोट बनाएं और उसके थ्रू हम रिवर को क्रॉस करें. कैसे आया होगा? जब उन्होंने एक लॉग को, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के ऊपर फ्लोटिंग करते हुए देखा होगा. ठीक है, अर्ली बोट्स वर मेड बाय सिंपली होलोइंग आउट 2 logs ऑफ वुड. अब पहले की जो बोट्स थी वो बहुत सिंपल थी. उनको क्या करते थे, लकड़ी को खोखला बनाते थे और 2 लकड़ी को जोड़कर बोट बना लेते थे. ठीक है, later people learned to make boat by joining different piece of wood to make proper boat having streamlined body. ठीक है, बाद में लोगों ने सीखा कि वो किस तरीके से अच्छी बोट बना सकते हैं, यानी कि लकड़ी के हम अलग अलग पीस को जोड़कर उस बोट का एक शेप देकर, स्ट्रीमलाइन शेप देकर, उसको हम एक अच्छा शेप देकर बोट बना सकते हैं. Later inventions of the wheel led to development of several others mode of transport like cart, ship, train, car and aeroplane. ठीक है, बाद में व्हील का इन्वेंशन हुआ. ठीक है, एक पहिए का इन्वेंशन हुआ, उसको डेवलप किया गया कि उसको हम कैसे कैसे किस किस ट्रांसपोर्ट में यूज कर सकते हैं. जैसे कार्ट में यूज करते थे, शिप, ट्रेन, कार, एरोप्लेन, इन सब में यूज करते रहे. ठीक है, दिस रिजल्ट इन a faster mode of transport. ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि इससे बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट बनने लगे. ठीक है, देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रांसपोर्ट स्कीमें शो की गई है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर. ओके, नग्स स्ट्रीम इंजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज सेप्थनसन for carrying passenger in 1830. ओके, अब यहाँ पर आपको स्टीम इंजन का इंट्रोड्यूस किया गया जॉर्ज स्टेप्सन के द्वारा. ओके, इन्होंने क्या किया, फॉर कैरिंग पैसेंजर इन 1830. इन्होंने पैसेंजर को कैरी किया था 1830 में. इनकी वजह से ही स्टीम इंजन को इंट्रोड्यूस किया गया. He opened the world's first passenger rail line. और इन्होंने पूरी संसार की, पूरे वर्ल्ड की पहली पैसेंजर रेल लाइन को ओपन किया. A major change in the means of transport was brought about by 2 invention of steam engine. ठीक है, अब मेजर चेंज जो आया हमारे ट्रांसपोर्ट में वो किसके द्वारा कैसे लाया गया, कैसे उसका इन्वेंशन हुआ. ठीक है, स्ट्रीमलाइन इंजन की वजह से, जो पूरे हमारे ट्रांसपोर्ट में एक बड़ा चेंज आया स्ट्रीमलाइन इंजन की वजह से. ठीक है, ट्रेन्स पुल्ड बाय स्टीम्स इंजन वर इंट्रोड्यूस. जो हमारी ट्रेन थी, ठीक है, स्टीम इंजन, जो भाप वाले इंजन होते थे ना, उनकी वजह से उनको इंट्रोड्यूस किया गया, उनको लाया गया. इन द बिगिनिंग ऑफ 90th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी, शिप्स यूजिंग स्टीम इंजन वर ऑल्सो मेड. ठीक है, जो हमारे शिप्स थे उनको भी स्टीम वाले बनाए जाते थे. Gradually, steam engines were replaced by efficient engines which used petrol, diesel and electricity. धीरे धीरे steam engines को चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया. उनकी जगह पर यूज किया जाने लगा पेट्रोल का, डीजल का एंड इलेक्ट्रिसिटी का. Aeroplanes came into existence in the early part of 20th century. ठीक है, अब जो एरोप्लेन थे उनकी एक्सिस्टेंसी कब हुई, 19th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में. Okay, today we have electric trains, monorails, supersonic airplanes and
स्पेसक्राफ्ट्स। आज हमारे पास अलग अलग तरह के मोड ऑफ ट्रेवल हैं, लाइक इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, मोनोरेल्स हैं, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स हैं एंड स्पेसक्राफ्ट्स हैं। दे आर द गिफ्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ये 20th सेंचुरी के गिफ्ट हैं। ओके, दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच आर नाउ अवेलेबल हेल्प अस टू ट्रेवल फास्टर। अब ये जो ट्रांसपोर्ट के मोड हैं हमें हेल्प करते हैं इजीली ट्रेवल करने में और फास्टर ट्रेवल करने में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट्स। वी ऑल मेक मेजरमेंट इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ मेजरमेंट करते ही हैं, राइट? When we go to buy clothes, we need to know how much is required. ठीक है, जब हम कोई भी क्लॉथ खरीदने जाते हैं, कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो हमको नीड होती है कि हम उसको हमको कितना चाहिए, कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली मेजर करने से पता चलेगा। वी नीड टू नो हाउ फार दिस स्कूल इज फ्रॉम द होम टू डिसाइड ऑन वेदर वी नीड टू टेक अ बस, अ रिक्शा और वी कैन सिंपली वॉक डाउन। ठीक है, और हमारा स्कूल कितनी दूरी पर है ये जानना, ये भी हमें मेजर करना होता है, सो दैट हम डिसाइड कर पाए मोड ऑफ ट्रेवल कि हमको किससे जाना है, बाय बस जाना है, बाय रिक्शा और सिंपली वॉक करके जाएं। ठीक है, वी नीड टू नो हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर अस टू कंप्लीट आवर वर्क। हमें नीड होती है कि हमको कितना टाइम लगेगा जानने के लिए, पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसकी भी नीड होती है हमें। आवर बॉडी टेम्परेचर इंडिकेट्स वेदर वी हैव फीवर और नॉट। हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी बताता है, इंडिकेट करता है कि क्या हमें फीवर है या नहीं है। इफ़ यू हैव टू ट्रेवल दिल्ली, ठीक है, यदि आपको दिल्ली ट्रेवल करना है, यू नीड टू नो द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड योर प्लेस सो दैट यू कैन एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच देयर। ठीक है, अगर आपको दिल्ली ट्रेवल करना है तो आपको ये नीड होगी कि डिस्टेंस कितना है दिल्ली का आपके प्लेस से। ठीक है, सो दैट आप एस्टिमेट कर सकें कि आपको वहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। Thus, measurement is an important part of our daily life. इस तरीके से जो हमारा मेजरमेंट है बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली लाइफ का। हम सब चीज़ों को मेजर करते हैं, देन हम अपना डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। ओके, नेक्स्ट, मेजरमेंट्स मीन्स द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नॉन क्वांटिटी। ठीक है, मेजरमेंट का क्या मतलब है? कंपेयर करना किसी भी अननोन क्वांटिटी को किसी नॉन क्वांटिटी से, यानी कि कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके बारे में हमें पता नहीं है और एक ऐसी क्वांटिटी जिसके बारे में हमें पता है, उससे कंपेयर करना। ओके, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज हैंड्स, स्पैन, अ फुट, आर्म्स, लेंथ etc टू मेजर लेंथ। एंशिएंट टाइम में लोग कैसे मेजर करते थे? अपनी बॉडी पार्ट्स की हेल्प से वो मेजर करते थे, लाइक ऐसे इस तरीके से, हेल्प हैंड की हेल्प से, फुट की हेल्प से, आर्म की हेल्प से। ओके, एक्टिविटी फर्स्ट, मेजर द लेंथ ऑफ योर डेस्क विद द हेल्प ऑफ योर आर्म विद योर पाम, हैंड स्पैन। ठीक है, जो आपका हैंड स्पैन है, ओके, उसकी हेल्प से आपको लाइक दिस 1 2 3 इस तरीके से आपकी बेंच को मेजर करना है। राइट डाउन द लेंथ, और उसकी लेंथ को राइट डाउन करना है। ऑल्सो लेट योर फ्रेंड्स टू मेजर द सेम यूजिंग हैंड स्पैन। आपको अपने फ्रेंड्स से भी बोलना है कि आपको भी सेम अपने हैंड स्पैन का यूज करके मेजर करनी है अपनी डेस्क। आर द मेजरमेंट ऑफ ऑल ऑफ यू द सेम और डू द वेरी। ठीक है, क्या जो मेजरमेंट्स हैं आपने जो मेजर किया है कि वो दोनों का सेम निकला है या फिर एक दूसरे से डिफरेंट है, ये आपको बताना है। ओके, अ फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ हैज टू बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू समवन फिक्स्ड क्वालिटी। जो भी हमारी फिजिकल क्वालिटी है उसको हम मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या नीड होती है कि हमारे पास कोई फिक्स्ड क्वांटिटी हो, सो दैट हम इजीली मेजर कर सकें। अ फिक्स्ड क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड अ यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया एक फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपनी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसको हम एक यूनिट कहते हैं। ओके, उसकी यूनिट कहते हैं। इन एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी में क्या, यू वुड हैव नोटिस्ड दैट डिफरेंट रिजल्ट आर ऑब्टेन। आप देखेंगे कि जो आपको रिजल्ट मिलेंगे आपका फ्रेंड का और आपका, वो डिफरेंट होगा, अलग होगा बिल्कुल। दिस इज बिकॉज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन ऑफ योर फ्रेंड
एंड दैट ऑफ योर मे बी नॉट द सेम। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके जो फ्रेंड हैं और जो आप हैं, आप दोनों के हैंड स्पैन की लेंथ जो है वो अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, तो इसलिए आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी अलग मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। सिमिलरली द फुट लेंथ ऑफ द क्यूबिट लेंथ में also vary from person to person। सिमिलरली जो हमारे फुट लेंथ है या फिर क्यूबिक लेंथ है वो एक दूसरे से अलग होगी, क्योंकि पर्सन टू पर्सन फुट लेंथ या फिर हमारी क्यूबिक लेंथ भी डिफरेंट होती है। Therefore it was felt that there is a need to have a standard set of units which do not change from person to person। इसलिए हमें फेल्ट होता है, हमें महसूस होता है कि हमें एक यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट की नीड होती है, सो दैट पर्सन टू पर्सन जो भी हमारा एक स्केल है वो चेंज ना हो, लेंथ का स्केल या लेंथ की यूनिट चेंज ना हो, इसलिए हमें एक परफेक्ट यूनिट की नीड होती है। ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ओके, आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स बताई हैं मेजरमेंट की यहाँ पर। टू ओवरकम द अबव प्रॉब्लम, ठीक है, जो ऊपर हमने प्रॉब्लम फेस की हैं अभी, उनसे बाहर आने के लिए मैट्रिक सिस्टम वॉज क्रिएटेड बाय द फ्रेंच के द्वारा एक मैट्रिक सिस्टम को क्रिएट किया गया था। डिफरेंट कंट्रीज हैड देयर ओन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अलग कंट्री की मेजरमेंट की अलग यूनिट्स थी, ठीक है। सो for the sake of uniformity and convenience, scientists all over the world decided to accept a basic set of unit for the measurement of physical quantities। Okay, so सभी जगह पर एक समान यूनिट को रखने के लिए सभी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बेसिक यूनिट बनाई, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक बेसिक यूनिट बनाई। ओके, सो दैट वो मेजरमेंट सभी का इक्वल ही आए। This set of units is known as the International System of Unit, SI units, ठीक है। अब ये जो सेट बनाई, ये जो उन्होंने यूनिट बनाई, इसको जाना जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि SI यूनिट। ओके, इन दिस सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर। अब इस सिस्टम में जो स्टैंडर्ड यूनिट होंगी हमारी लेंथ की, मास की एंड टाइम की, वो कैसे होंगी? मीटर की कैसे बताई है? इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर क्या है? मीटर है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की। जब हम किसी भी लेंथ को मेजर करेंगे तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी लेंथ में। इट इज रिटन एज एम, इसको हम एज कैसे लिखते हैं? एम के उसमें, ठीक है। किलोग्राम, इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। किलोग्राम हमारी मास की यूनिट होती है, कोई भी वेट करना हो तो उसकी यूनिट हमारी किलोग्राम होती है। रिटन एज केजी, इसको हम केजी में राइट करते हैं। सेकेंड, इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। सेकेंड हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है टाइम की, रिटन एज एस, इसको हम एस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। लेंथ का करेक्ट मेजरमेंट जान लेते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग तरह के डिवाइसेस का यूज करते हैं। अ मीटर स्केल इज यूज टू मेजर द length of piece of cloth whereas a tailor uses a measuring tape, ठीक है। जो मीटर स्केल है उसका हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए लेंथ को, या फिर किसी भी क्लॉथ को जो हम कट करते हैं, टेलर यूज करते हैं मीटर स्केल का। ओके, therefore the measuring length we must use a suitable device depending on the object whose length is to be measured। इसलिए जो measuring length होती है, ठीक है, वी मस्ट यूज अ सुटेबल डिवाइस, हमें एक सुटेबल डिवाइस का यूज करना चाहिए हम लेंथ को मेजर करने के लिए, जो डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ पर, टू बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर करेंगे। टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ ट्री और टू मेजर द चेस्ट वी हैव टू यूज आ मेजरिंग टेप, ठीक है। जब हमें किसी भी ट्री का डायमीटर को मेजर करना है या फिर किसी चेस्ट को हमें मेजर करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेजरिंग टेप का। ओके, वी कैन नॉट डू इट बाय अ मीटर स्केल, हम उसको एक मीटर स्केल की हेल्प से नहीं कर सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स नीड टू बी फॉलोड वाइल मेजरिंग लेंथ। जो हमारे कुछ फॉलोइंग स्टेप्स बताए हैं उनको नीड होती है मेजर लेंथ करने के लिए। ओके, फर्स्ट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी प्लेस्ड एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ टू बी मेजर। जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको एग्जैक्टली फिक्स्ड प्लेस पर होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी कैप्ट पैरेलल टू दी बॉडी, और उनकी जो बॉडी है वो एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। देखो यहाँ पर आपको शो भी किया है, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए।
At the times, the end of the ruler may be broken and zero mark may be not clearly visible. ठीक है, टाइम के साथ साथ हो सकता है कि जो रूलर है हमारा वो ब्लॉक हो जाए या फिर जो जीरो है हमारी वो विजिबल ना हो. इन सच केसेस यूज एनी अदर मेजर मार्क ऑफ स्केल लाइक 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरह के केसेस में आप जो अदर मेजर मार्क दिए हुए हैं स्केल के आप उन्हें यूज कर सकते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर. Subtract this reading from the final reading to get the length of the object. अब क्या करना है, आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपकी फाइनल रीडिंग है उसमें से और आपको आपकी लेंथ मिल जाएगी ऑब्जेक्ट की. ठीक है, एग्जाम्पल दिया है. इफ यू स्टार्ट मेजरिंग लेंथ at 1 centimeter and the reading at the other end is 12 centimeter, the length of the object will be 12 minus 1 is equals to 11 सेंटीमीटर. ओके, अब आपको यहाँ पर बताया है जैसे हमारा कोई भी स्केल या मेजरिंग टेप स्टार्ट हो रही है 1 सेंटीमीटर से, 0 से स्टार्ट ना होके. ठीक है, और जब हमने उसको मेजर किया तो वहाँ पर एंड हो रही है 12 सेंटीमीटर पे, तो 0 तो है नहीं, तो उसमें से हमने क्या किया 12 में से 1 माइनस कर दिया, तो हमारी जो एक्चुअल लेंथ निकल के आएगी वो 11 सेंटीमीटर आएगी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, पोजिशन योर आइज एग्जैक्टली above the point where measurement is being taken. जो आपकी आइस की पोजीशन है एग्जैक्टली वहीं पर होना चाहिए जहां पर आपने मेजरमेंट लिया है. ओके, मेजरमेंट कैन बी. ओके, एक्टिविटी 2, मेजरमेंट measure the length of your desk first with hand span and then repeat the measurement using a scale or measuring tape. ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेजर करनी है लेंथ डेस्क की पहले अपने हैंड स्पैन से, उसके बाद स्केल से या फिर मेजरिंग टेप से. कंपेयर द टू रिजल्ट्स, दोनों रिजल्ट को कंपेयर करना है. आस्क योर फ्रेंड्स टू रिपीट द 1 और 2 एक्टिविटी. आपको अपने फ्रेंड से भी बोलना है कि 1 और 2 एक्टिविटी को रिपीट करें. लेंथ इन हैंड स्पैन में आपको बताया जब आप हैंड स्पैन से लेंथ की है तो 1 और 2 एक्टिविटी यहाँ पर आपको बताई है, एंड लेंथ इन सेंटीमीटर्स वो आपको यहाँ पर लिखनी है. ठीक है, यू विल सी द लेंथ इन सेंटीमीटर्स विल बी द सेम इन बोथ द क्लासेस. ठीक है, आप देखेंगे कि दोनों क्लासेस में जो लेंथ आएगी सेंटीमीटर में वो बिल्कुल सेम होगी. लेंथ इन हैंड स्पैन में वेरी बिकॉज लेंथ ऑफ हैंड स्पैन कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, जो हैंड स्पैन की लेंथ आएगी हो सकता है वो डिफरेंट आए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो हैंड स्पैन की लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है. बट जो हम मेजरमेंट करेंगे सेंटीमीटर स्केल से या फिर मेजरिंग टेप से वो हमारी एग्जैक्ट सेम आएगी. ओके, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. अब कर्व्ड लाइन की मेजरिंग कैसे करते हैं. द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्ट्रिंग और थ्रेड. स्ट्रिंग या फिर थ्रेड की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं कर्व लाइन को. ओके, एक्टिविटी 3 देखते हैं. टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन ए बी. देखो यहाँ पर आपको ए बी आपको पूरी कर्व लाइन दी है, इसकी हमें लेंथ कैसे निकालनी है, कैसे निकालेंगे. टाई अ नॉट एट वन एंड टू दी थ्रेड. ठीक है, एक एंड पर थ्रेड के नॉट टाई कर देनी है. सेकेंड, प्लेस द नॉट नियर वन एंड टू दी कर्व लाइन दैट इज एट पॉइंट ए. ठीक है, अब वो नोट को आपको पॉइंट ए के पास रखना है. ओके, प्रेस इट डाउन विद योर 4 फिंगर. आपको अपने 4 फिंगर से उसको प्रेस करना है. नेक्स्ट, प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लेंथ ऑफ द लाइन. अब क्या करना है, एक छोटा सा पोर्शन लेना है थ्रेड का लेंथ के साथ, लेंथ की जो लाइन उसके साथ. प्रेस द अदर हैंड टू ऑफ द पोर्शन विद योर हैंड एट द पॉइंट 0 या फिर पॉइंट ओ. अब आपको क्या करना है, पॉइंट ओ तक पहुंचते पहुंचते उसको प्रेस करते जाना है हैंड से आपको. फोर्थ, यूजिंग द अदर हैंड, दूसरा हैंड को यूज करना है. स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन. कर्व लाइन के बिल्कुल साथ साथ उसको स्ट्रेच करते जाना है आपको. इन दिस वे curve over the entire length of the curve line using the thread till B point is reached. इस तरीके से आप थ्रेड के हेल्प से पूरी जो कर्व लाइन है उसको मेजर कर सकते हैं. लाइक आपको यहाँ पर शो किया है, इसके ऊपर आपने थ्रेड जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे थ्रेड रखते चले गए हैं हम. ओके, और जब उसको वहाँ से उठाएंगे तो थ्रेड बिल्कुल स्ट्रेट होगा, उसको हम देन मेजर कर सकते हैं. ओके, मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट इज टच पॉइंट बी. जब जहाँ पर पॉइंट बी पर वो टच कर ले वहाँ पर थ्रेड को मार्क कर देना है. स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग मीटर स्केल एंड मेजर द मार्क पोर्शन. अब आपको फिर से वही करना है, थ्रेड को स्ट्रेच कर लेना है और आप इजीली स्केल या मेजर टेप की हेल्प से उसको मेजर कर सकते हैं. द लेंथ ऑफ द पोर्शन इज द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन. अब जो लेंथ मिलेगी आपको उस पोर्शन की वो उसकी लेंथ होगी, कर्व लाइन की लेंथ होगी. ठीक है, नेक्स्ट, मोशन एंड रेस्ट.
When you take a look around standing outside your house, you will see many things move around. ठीक है, आप मोशन एंड रेस्ट में डिफरेंट देखते हैं. जब आप अपने घर के बाहर देखते हैं, ठीक है, तो आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को देखते हैं मूव करते हुए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीपल वॉकिंग ऑन द रोड, बर्ड्स फ्लाइंग, डॉग्स मूविंग अराउंड, लीव्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज, अ ड्राइवर ड्राइविंग अ बस, एंड क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, बटरफ्लाई फ्लाइंग, क्लाउड्स मूविंग इन द एयर, etc. बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जब आप अपने घर के बाहर निकलते हैं. एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन वॉक कर रहे हैं, बर्ड फ्लाई कर रही हैं, डॉग वॉक कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. ओके, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं, ड्राइवर जो है वो बस ड्राइव कर रहे हैं, एंड जो है वो क्रॉल कर रही है ग्राउंड पर, बटरफ्लाई फ्लाई कर रही है, क्लाउड्स भी मूव कर रहे हैं एयर के साथ. ठीक है, एयर में. ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव शोन मोशन. जितनी भी थिंग्स आपको यहाँ पर ऊपर बताई हैं ये सभी मोशन में है. ठीक है, मूवमेंट कर रही हैं. Thus, it can be seen that when a body changes its position with respect to stationary thing in its surrounding with time, the body is said to be in motion. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो पोजीशन में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, एक जगह पर नहीं रहती है कोई भी पर्टिकुलर थिंग, तो चेंजेस आते रहते हैं, इसी को हम मोशन कहते हैं. When considering whether a body is in motion or not, we take stationary object such as house, trees, poles, etc. जब हम कंसीडर करते हैं कि हमारी बॉडी मोशन में है या नहीं है, कोई भी बॉडी मोशन में है या नहीं है, तो उनमें हम ले सकते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक हाउस, ट्री, पोल, etc. ऑन द सरफेस एज रेफरेंस, यानी कोई भी सरफेस जो भी हमें रेफरेंस किया गया है. When a body does not change its position with respect to the surrounding object with the time, the body is said to be in rest. जब हमारी बॉडी अपनी एक ही पोजीशन में रहती है, टाइम के साथ साथ भी वो चेंज नहीं होती है, ना मूवमेंट होता है उसमें, तब हम कहते हैं उसको रेस्ट में है वो. ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट शोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. अलग तरह के ऑब्जेक्ट हमें अलग मोशन शो करते हैं. अ क्लॉक, अ स्विंग मशीन, एन इलेक्ट्रिक फैन और अ स्विंग डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्लॉक भी तो मूव करती है, वो ऐसे उसकी जो स्विंग होती हैं वो मूव करती हैं, स्विंग मशीन भी मूव करती है, बट वो अपनी एक ही जगह पर रहती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाती हैं. ठीक है, तो वो भी रेस्ट में रहती हैं. ओके, ओनली द पार्ट ऑफ दीज बॉडी शो मोशन. ठीक है, ये पार्ट्स क्या करते हैं, ओनली मोशन को शो करते हैं, मूवमेंट को शो नहीं करते. ठीक है, लेट अस नाउ स्टडी द टाइप ऑफ मोशन. ओके, नाउ हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ मोशन. कितने टाइप के होते हैं मोशन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन लाइक ट्रांसलेशन, रोटेशनल, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं. नाउ वी विल लर्न ट्रांसलेशन मोशन, a type of motion in which all parts of an object move the same distance in a given time. ठीक है, एक इस तरीके का मोशन, ठीक है, जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्ट मूव कर रहा है टाइम के साथ साथ. एग्जाम्पल कार, बस और अ ट्रेन मूव ऐसा होल. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कार, बस, ट्रेन ये पूरी मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पूरी जाती हैं. ट्रांसलेशन मोशन ऑफ टू टाइप्स, रेक्टिलिनियर और कर्वलिनियर. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया ट्रांसलेशन मोशन जो है वो भी टू टाइप्स के होते हैं, रेक्टिलिनियर एंड कर्वलिनियर मोशन. ओके, नेक्स्ट रेक्टिलिनियर मोशन. When an object in translation motion moves in a straight line, for example a train moving on a track, a car moving on a straight road or a children running on a straight track, it is said to be a rectilinear motion. अब rectilinear motion में क्या बताया है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तब उसको हम कहते हैं कि वो एक rectilinear मूवमेंट में है. लाइक ट्रेन जो है वो स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर रही है, कार एक स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, बच्चे जो हैं वो स्ट्रेट ट्रैक पर रन कर रहे हैं. ओके, तब इसको हम कहेंगे कि वो रेक्टिलिनियर मोड पर है, रेक्टिलिनियर मोशन में है. नेक्स्ट, कर्वलिनियर मोशन. When an object in translation motion moves along a curved path, example a stone tied to a string and roll along a car moving along a curved path, it is said to be in curvilinear और सर्कुलर मोशन. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं मोशन में, मूवमेंट में, कर्व पाथ पर ट्रांसलेट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कोई भी स्टोन्स में हमने एक स्ट्रिंग को टाई किया है और उसको रिल किया है और उसको कार के साथ मूव कराया है हमने, तो उसका जो पाथ होगा वो कर्वलिनियर होगा. ठीक है, कर्वलिनियर होगा. ओके,
Okay, next, rotational motion. When an object moves about an axis and different parts of it move by different distance in a given interval of time, it is said to have rotational motion. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है अपने एक्सिस पर, डिफरेंट ऑफ उसके पार्ट्स जो है वो डिफरेंट तरीके से मूव कर रहे हैं, डिफरेंट डिस्टेंस पर ट्रेवल कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, तब उसको हम कहेंगे रोटेशनल मूवमेंट. ओके, एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन. जो फैन होते हैं उसमें जो ब्लेड्स बनी होती हैं, 3 ब्लेड्स बनी होती हैं, उनका मोशन हो गया. आ स्पिनिंग टॉप, कोई भी लट्टू है वो घूम रहा है, उसका मोशन हो गया. रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, हम एक्सिस अर्थ का जो रोटेशन है अपने ही एक्सिस पर, वो रोटेशन, सभी हमारे रोटेशनल मोशन होते हैं ये. ओके, हैंड्स, क्लॉक, मैरी गो अराउंड, ये सभी. Next, periodic motion, a type of motion that repeats itself after equal intervals of time. It is called periodic motion. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है एक ऐसा मोशन जो रिपीट होता रहता है खुद से ही. ओके, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ क्लॉक, pendulum, मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ अ स्विंग, motion of the needle of the swing machine, a branch of a tree moving to and fro, string of a guitar and table being beaten. ठीक है, यानी कि वो चीज़ें जो रेगुलर होती रहती हैं फिर से होती रहती हैं, वो हमारा पीरियोडिक मोशन होता है. अब आपको बताया जैसे क्लॉक वो चलती रहती है अपने वापस. पेंडुलम अपना सेम प्रोसेस में रहता है. अर्थ भी खुद से मूव करती रहती है. ठीक है, उसको कोई बताने नहीं आता, वो अपने एक पीरियड के बाद फिर से शुरू हो जाती है. एक पीरियड खत्म हुआ फिर से शुरू, पीरियड खत्म फिर से शुरू. इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर ये. ओके, एक्टिविटी 4 में क्या करना है, टेक अ बॉल, एक बॉल लेनी है, टाई अ थ्रेड टू इट, उसमें आपको एक थ्रेड बांधना है. होल्ड एंड फ्री एंड ऑफ द थ्रेड एंड लेट द बॉल हैंग डाउन. ठीक है, उसको होल्ड करना है, हैंग कर देना है उसको, थ्रेड को. ठीक है, और उसको ऐसे ही छोड़ देना है. गिव द बॉल अ जेंटल पुश, बॉल को थोड़ा सा पुश करना है आपको. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, अब आप ऑब्जर्व करेंगे क्या हुआ. द बॉल विल कंटिन्यू टू मूव टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट. बॉल क्या होगी, कंटिन्यू मूव करती रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट रिपीट देयर मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आर सेड टू हैव नॉन पीरियोडिक मोशन. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम खत्म होने के बाद या फिर इंटरवल के बाद अपना फिर से वही काम, फिर से वही मोशन को नहीं कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन. ओके, मोर देन वन काइंड ऑफ मोशन, अब एक से ज़्यादा तरह की मोशन. Sometimes objects undergo more than one types of motion at the same time. अब कई बार ऐसा होता है हमारे कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं एक ही सेम टाइम पर मोशन में रहते हैं. एग्जाम्पल, द अर्थ कीप्स ऑन रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस एज वेल एज रिवॉल्व्स अराउंड द सन. एग्जाम्पल के लिए जो अर्थ है वो रोटेट करती है, ठीक है, अपने एक्सिस पर, और रिवॉल्व भी करती है सन के अराउंड, दोनों तरीके का मोशन करती है. शोज 2 टाइप्स ऑफ स्टिमुलेनियस सर्कुलर मोशन, और इससे हमें 2 तरह के स्टिमुलेनियस सर्कुलर मोशन देखने के लिए मिलते हैं. सिमिलरली द व्हील ऑफ अ बाइक अंडरगो बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन. इस तरीके से हमारा जो बाइक का टायर होता है, बाइक का जो व्हील होता है, वो भी 2 तरीके के मोशन करता है, एक तो रोटेशन मोशन, एक ट्रांसलेटरी मोशन. In a swing machine, the wheel moves with a circular motion, rotation motion, while the needle moves up and down. Swing machine में भी जो wheel होता है वो circular motion करता है, और जो उसकी needle होती है वो up and down. The needle undergoes periodic motion. जो needle है वो periodic motion के अंदर आती है. Okay, now let's learn recurve zone. Different modes of transports are used for carrying goods and traveling from place to place. ठीक है, अब पहले क्या होता था, अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता था. ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड, अब यूज़ किए जाते हैं ना अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या फिर ट्रैवल करने के लिए. ओके, मेजरमेंट मीन्स कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नॉन क्वांटिटी. मेजरमेंट का मतलब क्या है, कंपेरिजन करना किसी अननोन क्वांटिटी को किसी नॉन क्वांटिटी से. ओके, इन ओल्डन डेज लेंथ ऑफ द फुट, हैंड स्पैन, आर्म लेंथ वर यूज्ड एज अ मेजरमेंट यूनिट.
ठीक है। पुराने दिनों में क्या होता था, हम कोई भी चीज़ को मेज़र करने के लिए अपने हैंड स्पैन, फुट लेंथ या फिर आर्म लेंथ का यूज़ करते थे। These days इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI इज यूज्ड। अब इन दोनों क्या यूज होती है, SI यूनिट यूज होती है। इन द सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट आर मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम। अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारी, लेंथ के लिए हम यूज करते हैं मीटर को, मास की किलोग्राम एंड टाइम के लिए सेकेंड। ओके। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसको हम मोशन में कहते हैं। ठीक है। इन रिलेशन टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, और जब हमारा कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रिलेशन में है उसकी सराउंडिंग के। When all parts of an object moves by the same amount in the same direction, it is said to be have translation motion। ठीक है, जब हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्ट्स सेम अमाउंट में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन। An object has rotational motion when it moves around an axis with its different parts moving through different distance at a given time। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है, व्हेन हैव अराउंड एन एक्सिस, और जो वो अपने ही एक्सिस पर घूमता रहता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मूविंग थ्रू डिफरेंट डिस्टेंस एट अ गिवन टाइम, यानी कि वो अलग अलग दिए हुए टाइम में अलग अलग तरीके से मूव करता है। व्हेन अ मोशन रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन पीरियोडिक मोशन। जब कोई भी मोशन, ठीक है, अपने आप को एक इंटरवल ऑफ टाइम देने के बाद भी रेगुलर मूव करता रहता है उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मोर देन वन काइंड ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। एक ऑब्जेक्ट में एक टाइम पर कई तरह के मोशन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मोशन भी हो सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।